नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे सर यूट्यूब चैनल में। और शिक्षण के बारे में, शिक्षण विधियों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। एक गैप हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कुछ समस्याएं थी। अब जो क्लासेस हैं वो लगातार आती रहेगी, आप निश्चिंत रहें। इसी माह में मैं वादा करता हूँ कि शिक्षण विधियाँ जो है मैं पूरी करवा दूंगा। साथ में हर रोज़ 5 से 6 के बीच में जो क्लास है वो अपलोड कर दी जाएगी। हम शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ रहे थे। हमने हिंदी भाषा से शुरुआत की थी और भाषा के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद में हम कौशल के बारे में पढ़ रहे थे और विभिन्न कौशलों के बारे में हमने विस्तृत से अध्ययन किया और साथ में ही देखा किस प्रकार से प्रश्न जो है आते हैं। अब जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं वो सभी जो विषय हैं, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, गणित हो या पर्यावरण अध्ययन लेवल फर्स्ट में जो है वो हो, या आपके शिक्षा मनोविज्ञान हो, सभी को हिंदी में हो, इंग्लिश में तो नहीं, हिंदी में हो, तो वो सभी को नजर में रखते हुए हमने ये तैयार किया है। और जो हम आज से टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो सभी विषय के लगते हैं। तो आज हम कुछ बात कर चुके थे पहले पिछली क्लास में कि निदानात्मक और उपचारात्मक के बारे में। तो निदानात्मक के बारे में मैंने आपसे थोड़ा सा बताया था और उसके बाद में बताया था उपचारात्मक शिक्षण के बारे में। आज हम उसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण के बारे में हम विस्तृत से अध्ययन करते हैं। देखिए, पीपीटी बनाने का और पीडीएफ बनाने का एक कारण महत्वपूर्ण यह है कि क्लासेस की जो लेंथ है वो छोटी रहे और आपको नोट्स जो है अच्छी तरीके से अवेलेबल हो जाए। ये सब मैं अगर लिख के बताता तो भी वही बात थी और अगर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ तो भी वही बात है। हमारा मेन फोकस अभी कम समय है, कम आपका जो टाइम है वो जाए, उसको ध्यान में रखते हुए ये सारी मेहनत की जा रही है और आपको दृष्टिकोण में रखते हुए हमने सब कुछ तैयार किया है। तो ऐसा नहीं है कि हम लिख नहीं सकते, इसको आराम से हम लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे फिर वही जो 50 मिनट की क्लास है, 30 मिनट की क्लास है, वो जस्ट डबल हो जाएगी। तो उसका कोई सेंस मुझे नहीं लगता है बनता है। साथ में जब पीपीटी बनती है तो दो बातें और अच्छी और नई बातें ऐड हो जाती है और बाकी जो है मैं साथ साथ में कुछ अगर बाकी रहता है तो साथ साथ में ऐड कर ही रहा हूँ। तो हम निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण के बारे में पढ़ रहे थे और क्या होता है निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, आपको यह ध्यान रखना है कि नी जो शब्द है वो पहले आएगा और ऊ जो शब्द है वो बाद में आएगा। ठीक, तो आप इसी से याद, हमेशा कंफ्यूजन रहता है निदानात्मक पहले होगा या उपचारात्मक बाद में होगा। तो अब आपको ये ध्यान लग जाएगा। आप या इस शॉर्ट ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि नी उपजना है ना, आप कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं, जैसे नी उपजना, कुछ भी या आप ट्रिक बना सकते हैं इसके बारे में। तो नी से निदानात्मक याद रख जाएगा, ऊ से उपचारात्मक याद रह जाएगा। तो निदानात्मक का बेसिक सा कार्य ये है कि जो समस्या है उसकी खोज करना और उपचारात्मक का है उपचार करना। अब निदानात्मक में कैसे, एक प्रश्न के बारे में आपको समझाता हूं। जैसे कि एक प्रश्न आता है कि एक विद्यार्थी है, वो गणित विषय में बहुत कमजोर है और गणित विषय में जोड़ बाकी उसे नहीं आती है। तो निम्न में से कौन सा उसको करना है, क्या उसके लिए करना है। तो निदानात्मक शिक्षण आता है, उपचारात्मक शिक्षण आता है, दोनों आते हैं या कोई नहीं आता है, या पांचवा ऑप्शन अब जो आता है वो है ये मैं उत्तर देना नहीं चाहता। तो 5 ऑप्शन आपके पास इस तरीके से आते हैं। तो देखिए, मैंने आपको प्रश्न क्या पूछा कि मैंने ये पूछा है आपको कि गणित में एक छात्र को समस्या है। ठीक है, ठीक, अब छात्र को समस्या है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे उत्तर क्या आएगा। मैंने पहले आपको ऑप्शन दिया था कि निदानात्मक आएगा या उपचारात्मक आएगा। ठीक है, फिर मैंने आपको यहाँ पे बोला था गणित में एक छात्र को जोड़ और बाकी में, है ना, जोड़ और बाकी में उसको समस्या है। तो अब देखिए, सीधा सा यहां से प्रश्न बन जाता है कि कुछ समस्या है बालक को। अब मैंने आपको क्या बताया था कि निदानात्मक में क्या करना है, समस्या की खोज करना, समस्या की खोज करना, और यहां पे मैंने क्या बताया था कि समस्या का उपचार करना।
समस्या का उपचार करना। अब यहाँ पे एक बात आप देखेंगे कि गणित विषय में छात्र है एक, उसको किसमें समस्या आ रही है, तो जोड़ और बाकी में आ रही है। तो इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि उसकी समस्या जो है वो पहले से ही खोज की जा चुकी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसका निदानात्मक परीक्षण जो है वो तो पहले से हो चुका है। अब क्या करना है, तो इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा कि उसका उपचार करना है। क्या करना है, उपचार करना है। तो निदानात्मक तो हमने पहले ही कर लिया था इसमें। चलिए अब एक और प्रश्न आता है, और वो प्रश्न है कि एक बालक कक्षा में चुप चुप रहता है कुछ दिनों से, है ना, कक्षा में कुछ समय से चुप चुप रहता है। तो बताओ अब उसका क्या करेंगे, निदानात्मक करेंगे या उपचारात्मक परीक्षण करेंगे उसका। अब बात मेन यहाँ पे आती है कि एक बालक है और बालक क्या कर रहा है, कुछ समय से चुप चुप रह रहा है क्लासेस में। अब चुप चुप रह रहा है तो कोई ना कोई समस्या है उसको, तो इसका मतलब यहाँ पे समस्या की खोज नहीं हुई है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें समस्या की खोज करेंगे। क्या करेंगे, समस्या की खोज, और फिर समस्या का उपचार करेंगे। तो इस प्रश्न में क्या हमें पता चलता है, ये दूसरा प्रश्न, और इसमें हमें क्या पता चलता है कि इस बालक को क्या करना है कि इसमें इसकी क्या समस्या क्या हो रही है, मैंने दिक्कत क्या हो रही है, क्यों चुप है। तो जो जहां हम क्यों का आंसर जानते हैं, ठीक है, क्यों का आंसर जब हम निकालते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, वहां पे निदानात्मक परीक्षण। ठीक, तो ये दोनों बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे आपको। अब हम एक एक चीज यहाँ पे समझते हैं। देखिए निदानात्मक शिक्षण, अब निदान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया कि समस्या के कारण का पता लगाना, पता लगाना। अर्थात जिस प्रकार एक डॉक्टर होता है वो पहले क्या करता है, हम जैसे ही उस पर जाते हैं, तो अब जैसे कि आपने कभी डॉक्टर के पास गए होंगे और आप डायरेक्ट ही कहें डॉक्टर साहब कि अच्छा ये व्यक्ति आया, चलो इसको ये टेबलेट दे दो, ऐसे तो नहीं होता है। वो डॉक्टर आता है, आपको पूछता है आपकी क्या क्या समस्या है, क्या क्या नहीं, फिर उसका क्या करता है कि वो उपचार की, आपको मलेरिया है, डेंगू है, वायरल है, क्या दिक्कत है। तो ये क्या करता है कि समस्या के कारण का पता लगाता है कि समस्या है क्या आखिरकार। तो कारण का पता लगता है, उसके पश्चात उसका उपचार करता है। बस यही बात हमें याद रखनी है। तो हमेशा एक डॉक्टर के जो आप एग्जाम्पल है उसका आपको याद रखना है कि हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने हमसे पूछा, इसका मतलब क्या हो गया कि निदान किया उसने हमारा, और उसके बाद उसने क्या किया है कि उपचारात्मक शिक्षण उसने किया है। तो इसी प्रकार जो शिक्षक होता है, एक शिक्षक क्या करता है, छात्रों की समस्या के कारणों का पता लगाता है और उसके पश्चात उस समस्या का क्या करता है, वह समाधान करता है। तो ये क्या हो गया, निदानात्मक और उपचारात्मक। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्या बात है। देखिए अब निदानात्मक शिक्षण के क्षेत्र के बारे में हम बात करें कि निदानात्मक शिक्षण जो है वो कहां कहां कार्य कर सकता है। तो बहुत अच्छी बात है कि कहां कहां कार्य कर सकता है। तो उच्चारण संबंधी, कोई बालक बोल नहीं रहा है तो उसके कारणों को पता लगाना कि ये क्यों नहीं बोल रहा है, क्या समस्या है, क्या ये अंतर्मुखी बालक है, या क्या दिक्कत है कि उसको बोलना नहीं आता है, क्या वो हकलाना नहीं है, हकलाता है, या फिर उसका उच्चारण सही नहीं है, तो ये क्या खोज करने का काम कर रहा है। फिर लेखन संबंधी, एक बालक है ढीठ की तरह बैठ गया, बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखा उसने, बस बेटा 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 देख रहा है। तो अब वो क्या करता है, उस शिक्षक जो है उसको पता करना होगा कि ये बालक जो है वो लिख क्यों नहीं रहा है, क्या इसको लेखन नहीं आता है, क्या कारण है जो ये। फिर रचना संबंधी, कोई भी कार्य दे दिया, गृह कार्य दे दिया, चाहे वो कोई पेंटिंग चित्रकला बनाने के लिए दे दिया, तो वो क्यों नहीं बना रहा है, इसका कारण का पता लगाना। फिर व्याकरण संबंधी, अगर बार बार कोई बच्चा अशुद्धियां कर रहा है तो वो पता लगाएगा कि क्या ये अशुद्धियां क्यों कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसको व्याकरण का ज्ञान नहीं है, कहाँ कोमा लगानी, कहाँ पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ अर्ध विराम लगाना है, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, व्याकरण संबंधी, तो ये क्या है, इसके क्षेत्र है कि कहां कहां पर निदानात्मक कार्य जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब साथ साथ में आप लिख लीजिए ना, मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए यहाँ पुश कर लेता हूं। ये चलिए अब हम देखते हैं कि निदानात्मक शिक्षण जो होता है उसकी क्या क्या विधियां हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से जो है जो प्रश्न है वो
पूछा जाता है। संचयी अभिलेख विधि, कि संचयी अभिलेख विधि क्या होती है। देखिए संचयी अभिलेख में क्या होता है कि एक छात्र होता है, उसको क्या कर दिया जाता है, उसको कार्ड दे दिए जाते हैं अलग अलग, और फिर क्या करते हैं कि उसकी शैक्षिक प्रगति है, उसकी वर्तमान स्थिति की पूरी तस्वीर प्रस्तुत करता है। देखिए विधि, जब भी छात्र की कोई नई समस्या प्राप्त होती है तो उसे कार्ड दे दिए जाते हैं, मतलब उसको छोटे छोटे कार्ड दे दिए जाते हैं। यह छात्र की शैक्षिक प्रगति, उसकी पिछली उपलब्धियां एवं उसकी वर्तमान स्थिति की पूरी तस्वीर प्रस्तुत करता है। कि बालक को जैसे जैसे कार्ड दे दिए और बालक को बताया गया कि आपकी ये समस्या है, यहाँ यहाँ ये समस्या है, तो इसको क्या करना है, निदान करना है, समाधान करना है। तो बालक को वो कार्ड देखने के बाद पता चलता है कि हाँ मेरे अंदर ये कमियां है और मुझे इसमें क्या करना है, सुधार करना है। तो एक तो ये हो गई। दूसरा क्या हो गया, निरीक्षण विधि हो गई, कि आप चलते फिरते उस बालक को देख रहे हो, आप देखते जा रहे हो कि वो क्या कहाँ गलतियां कर रहा है, फिर उसको समय समय पर बता देना कि ये, एक तो डायरेक्टली कार्ड दे दिए, दूसरे आप उसको ओरली बता रहे हो कि आपके पास ये यहाँ यहाँ आपको एक समस्या हो रही है, आप ये सही कर सकते हैं। ये तो हो गया निरीक्षण, ओरली करना। और उसका निरीक्षण मतलब देखते हुए उसका काम करना है। जैसे कि मैं श्रुति लेख लिखा रहा हूँ और श्रुति लेख में मैं लगातार बच्चों को देखता रहा हूँ, कोई गलत लिख रहा है, कोई सही लिख रहा है, तो ये सब क्या हो गया, निरीक्षण हो गया। अब मैं निरीक्षण देखता देखता उसको क्या कर रहा हूँ, सबको बच्चों को बता रहा हूँ, नहीं ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सारी क्या हो गया, निरीक्षण हो गया। जैसे कि अब मैं कहूं, कोई बात बोलो, बच्चे को बोला मैंने कि निरीक्षण लिखो, तो किसी बालक ने निरीक्षण इस प्रकार लिख दिया, तो अब वो क्या हो गया, ये गलत हो गया, गलत लिखा है उसने, तो निरीक्षण क्या होगा इस तरीके से निरीक्षण लिखा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये मैं ओरली उसको बता रहा हूं कि इस तरीके से वो बच्चा कार्य कर सकता है। दूसरा क्या कारण है कि परीक्षण करे उसका, और हर बार परीक्षण तो होता ही है बच्चे का, और परीक्षण में क्या होता है कि उस बच्चे को लगातार देखा जाता है कि उसने क्या लिखा है। जैसे परीक्षण कैसे, अर्धवार्षिक परीक्षा का एक उदाहरण हो गया, अर्धवार्षिक परीक्षा का हो गया, वार्षिक परीक्षा का हो गया, कक्ष है ना, और टेस्ट का हो गया। मान लीजिए जो क्लास टेस्ट हम लेते हैं, क्लास टेस्ट जो लेते हैं वो एक कारण हो गया। तो ये क्या हो सकते हैं, सभी कारण होते हैं। एक सेकंड रुकिए। टेक्नोलॉजी के जितने फायदे होते हैं उतने ही नुकसान भी होते हैं। क्लास बीच में ही रुक गई, पता ही नहीं चला, मैं बोलता रहा और वो स्टॉप हो गया। चलिए, परीक्षण विधि के बारे में मैं आपको बता रहा था, और परीक्षण विधि के बारे में हमने कुछ पढ़ा था। और परीक्षण विधि में क्या है कि मैंने आपको उदाहरण दिया था अर्धवार्षिक परीक्षा का, वार्षिक परीक्षा का, और इसका दिया था क्लास टेस्ट का। हम क्लास टेस्ट क्यों लेते हैं, ताकि बच्चे का निरंतर परीक्षण हो सके। जैसे कि क्लास टेस्ट लिया और आपने कॉपी चेक की एक बच्चे की, और एक बच्चे की कॉपी चेक करते करते आप उससे सही और गलत बताएंगे कि आपको ये विषय वस्तु याद नहीं है, आपने यहाँ पर गलती की है, ये जो है आपको बिंदु ध्यान रखने चाहिए थे। तो ये क्या हो गया, क्लास टेस्ट का परीक्षण का एक उदाहरण हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं साक्षात्कार विधि का। एक अभिलेख विधि यहाँ पे एक गलती से छप गया था। अब साक्षात्कार विधि के बारे में बात करते हैं। बहुत सिंपल, और आप सभी जानते होंगे साक्षात्कार विधि क्या होता है। साक्षात्कार विधि, इसका बहुत बेस्ट उदाहरण है मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा, अब मौखिक परीक्षा में क्या होता है, जैसे मैंने दो बालक को बुला दिया, जैसे हम 8th 9th में 7th 8th में हम जो मौखिक परीक्षा दिया करते हैं, आपने भी दी होगी, ऐसी बात नहीं है, हमने भी दी है, आपने भी दी है, अभी भी चलता है ना। तो हम क्या करते हैं, उसको बालक को पूछते हैं कि बताओ इस मौखिक पर इसका क्या आंसर है, इसका क्या आंसर है, इसमें क्या सही होगा, 2 का पहाड़ा सुनाओ, 10 का पहाड़ा सुनाओ। तो ये क्या होते हैं, मौखिक परीक्षा, साक्षात्कार लेना। अब साक्षात्कार निम्न लेवल से उच्च लेवल तक भी हो सकते हैं, यूपीएससी तक के भी हो सकते हैं, आरएस के भी साक्षात्कार हो सकते हैं। तो वो सभी आते हैं किसमें है, निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। इसी की एक विधि है कि बालक को ये पता करना कि उसकी क्या क्या गलतियां हैं, उसको क्या क्या आता है, मौखिक परीक्षण में ये पता लग जाता है। और मौखिक परीक्षा में ये भी पता लग जाता है कि बालक अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी है, ताकि उसका विकास किया जा सके, अंतर्मुखी बालक को बहिर्मुखी बना सके। तो ये क्या होता है साक्षात्कार विधि का। तो हमने क्या संचयी विधि देखी, फिर देखी हमने निरीक्षण विधि, और निरीक्षण विधि देखने के बाद हमने देखी परीक्षण विधि, और परीक्षण विधि के बाद में हमने क्या देखा, साक्षात्कार विधि। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब आ जाते हैं हम उपचारात्मक शिक्षण के ऊपर। निदानात्मक शिक्षण करने के बाद में सबसे अहम भूमिका होती है निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण की। और उपचारात्मक शिक्षण में जैसा मैंने आपको बताया कि उपचारात्मक शिक्षण में क्या करते हैं, जो विषय वस्तु हमने खोजी है उसका उपचार करना। जैसे एक बालक को गणित में कुछ दिक्कत है, कहीं दिक्कत है, तो कहीं कहाँ दिक्कत है, तो जोड़ बाकी नहीं कर पा रहा है। अब जोड़ बाकी को कराने के लिए क्या हम उपाय कर सकते हैं, वो कहाँ आते हैं, उपाय कहाँ आ सकते हैं, ऊ से ध्यान रखना, सारी चीजें ऊ से ही है। तो इसका क्या हो गया,
उपाय करना, उपाय करना। ठीक है, तो क्या है उपाय करना? उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। उपचार का शाब्दिक अर्थ है समस्या के कारण का समाधान करना, और वहां क्या होता है? समस्या की खोज करना। अर्थात छात्रों की समस्या को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि निदानात्मक के बिना उपचारात्मक संभव है ही नहीं। जब बीमारी पता ही नहीं चलेगी तो उपचार क्या करेगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि निदानात्मक के बिना उपचारात्मक शिक्षण संभव नहीं है। अब हम इसके क्षेत्र देखते हैं, तो क्षेत्र वही आ गए कि भाई उच्चारण संबंधी क्षेत्र, हमने अगर कुछ दिक्कत है तो उसका उपचार करेंगे। लेखन संबंधी क्षेत्र, जैसे निदानात्मक कर लिया, लेखन में इसको दिक्कतें हो तो किस तरीके से उसका सुधार करना है। अगर उसकी वर्तनी सही नहीं है, लिख सही नहीं पाता है, तो ये कॉपी एक आती है जिसमें क्या हम मिला मिला के उसको लिखते हैं। रचना संबंधी शिक्षण, वही चित्रकला है तो देख देख के चित्र बनाए हैं। और व्याकरण संबंधी, अब इसमें रचना में चित्रकला ही नहीं आ सकती है, रचना में कोई भी आ सकता है, जैसे कि पत्र लेखन आ गया, है ना, ये उच्च स्तर की बात कर रहा हूं मैं। पत्र लेखन आ गया, निबंध लेखन आ गया, निबंध लेखन आ गया, है ना। पत्र लेखन, निबंध लेखन, कार्यालय पत्र लिखना हो, वही इसी में आ गया ये। कार्यालय पत्र लिखना हो, या प्रश्न करने हो, प्रश्न के उत्तर लिखना हो, है ना। अभी प्रश्न है कौन से? निदानात्मक प्रश्न के, निबंधात्मक प्रश्न के। लेखन शैली में भी आता है ये, है ना, ध्यान रखना, लेखन शैली में भी आता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? अपने भावों को अभिव्यक्त करता है, इसमें भावों को अभिव्यक्त करता है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं? ये रचना शिक्षण कर सकते हैं। व्याकरण संबंधी वही बात हो गई कि व्याकरणिक त्रुटियों का समाधान करना, व्याकरण की त्रुटियों का समाधान करना। तो ये सारी चीजें क्या है? इसमें उपचारात्मक के क्षेत्र में आ जाती है। बढ़ते हैं अब इसकी विधियों के बारे में पढ़ लेते हैं कि उपचार की विधियां कितनी होती है। देखिए, उपचार की विधियां दो विधियां होती है, एक तो व्यक्तिगत विधि होती है, एक सामूहिक विधि होती है। पहले हम देखते हैं कि व्यक्तिगत विधि में क्या होता है। तो व्यक्तिगत विधि में आप ध्यान रखें कि जब कभी सिर्फ एक व्यक्ति, जब एक व्यक्ति विशेष का उपचारात्मक शिक्षण किया जाए, उपचारात्मक शिक्षण किया जाए, और वही इसमें क्या हो जाता है? इसमें क्या हो जाता है? सामूहिक रूप से, जब सामूहिक रूप से उपचारात्मक शिक्षण किया, उपचारात्मक शिक्षण किया जाए। ये क्या हो गया? तो ये दोनों हो गए, एक तो व्यक्तिगत विधि और एक हो गई सामूहिक विधि। अब देखिए, व्यक्तिगत में एक एक, जैसे हमने क्लास टेस्ट लिया, और क्लास टेस्ट लेने के बाद में हम उसको लगातार बता रहे हैं कि आपने यहाँ यहाँ गलती की है, तो ये एक एक बच्चों का हो गया। लेकिन हम सामूहिक रूप से, जैसे किसी की उच्चारण क्षमता, मान लीजिए कोई कक्षा में ऐसे बालक हैं, 5-6 ऐसे बालक हैं जिनको हमें लगता है कि टोटल 10-12 बालक हैं और उसमें से 5-6 लड़के ऐसे हैं जिसका उसका उच्चारण सही नहीं है, तो हम सामूहिक रूप से क्या करेंगे कि सामूहिक रूप से हम उनको उच्चारण करवाएंगे, कि जैसे किसी कविता का उच्चारण हो गया, अनुकरण हो गया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं? सामूहिक विधि का यूज कर सकते हैं। हम सब कहेंगे कि जैसे श्रुति लेख लिखो, तो श्रुति लेख भी क्या हो गया? उसकी लेखन क्षमता का विकास करना हो गया। तो ये सामूहिक
जो विधि है उसका उपाय उसका ये कारण हो सकता है। ये उपचारात्मक की दोनों विधियां हैं। उपचारात्मक विधि के बाद में हम इसके उद्देश्य के बारे में पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है उपचारात्मक शिक्षण। और उपचारात्मक शिक्षण में हम जब इसके उद्देश्य के बारे में क्यों कराया जाता है, इसके उद्देश्य क्या है, एम क्या है इसके, तो हम देखते हैं कि छात्रों की समस्या का समाधान करना। हम शुरुआत से ही पढ़ रहे हैं कि छात्रों की समस्या का समाधान करना। दूसरा, जब हम सामूहिक रूप से उसका उच्चारण करेंगे तो बालक क्या हो जाएगा, हीन भावना से जो ग्रसित होगा उसका बचाव हो जाएगा, चाहे वो व्यक्तिगत हो या चाहे सामूहिक हो। ठीक है। अब उसको क्या हो जाएगा, अगर किसी विद्यार्थी की कठिनाइयां हो रही है तो उसको क्या कर सकते हैं, हम दूर कर सकते हैं। तो कठिनाइयों का पता कहां करना, निदानात्मक में, और दूर कहां करना, उपचारात्मक में। इससे क्या होगा उस बालक में, इससे हो जाएगा उसमें आत्मविश्वास बढ़ जाएगा कि नहीं यार, ये चीज मेरे को पहले नहीं आती थी लेकिन ये मेरे को आती है। ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर हम लगातार प्रयास करते रहेंगे तो बालक के शब्द भंडार में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि उसके शब्द जो होंगे वो लगातार इंक्रीज हो जाएंगे, और उस छात्र की क्या हो जाएगी, विषय के प्रति जागरूकता हो जाएगी। देखिए इसीलिए लिखे हुए हैं, इंटरकनेक्टेड है सारी चीजें। शब्द के भंडार में वृद्धि होगी तो उसमें क्या हो जाएगी कि उसकी रुचि है वो बढ़ती जाएगी, और उसको लगेगा कि नहीं यार, ये विषय वस्तु मेरे को आ रही है, इसका मतलब मुझे इसमें पारंगत होना है और बहुत अच्छा करना है। भाषा से संबंधी जितने भी दोष होते हैं, अगर उसकी शब्द भंडार होगी और उसकी शब्द भंडार में जितनी जितनी वृद्धि होती जाएगी, और वृद्धि होने के साथ में ही अगर उसको विषय के पढ़ने के प्रति जागरूक होगी, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, उसकी जो दोष होंगे, जो उनको नहीं और गलत भ्रम होंगे, वो सभी क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, उनका निराकरण हो जाएगा, निवारण हो जाएगा उसका। और सामाजिक दृष्टि से वह अधिक कुशल एवं योग्य बनना जो बन जाएगा, यानी कि अपनी कोई बात कहेगा तो उसके साथ में वो फैक्ट बताएगा कि हाँ यार ये सारी बात है ना। अब क्या हो गया कि अब ज्ञान परक अशुद्धियों को दूर करना, दोनों एक ही बात है कि उसकी जो ज्ञानात्मक विकास जो हुआ है, कि उसको पहले लगता था कि यार ये जो ये है राजस्थान की राजधानी अजमेर, नहीं यार ये तो गलत है, जयपुर है ना। तो इस तरीके से उसकी क्या है, ज्ञानात्मक जो शुद्धियां है वो शुद्ध हो जाएगी। तो अब दूसरा, अनुचित भाषाई आदतों को दूर करना, जो उसकी काम की चीजें ही नहीं है, उसने फालतू ही उसने अपने शब्दों में भंडार कर रखा है, उसकी आदतों को दूर करना, जो गलत गलत कार्य कर रहे हैं, जैसे कि कहीं कोमा नहीं लगाना है तो लगा रहा है, अर्धविराम लगाना है तो अर्धविराम नहीं लगा रहा है। तो इस तरीके से भाषाई जो आदतें हैं उसका सही करना, और मानक भाषा को विकसित करके व्यवहार के स्थायित्व प्रदान करना। मानक भाषा कौन सी है, जैसे कि हिंदी। अब उसमें क्या करेगा, उसको सही करना हिंदी को साथ साथ में, और उसके साथ में उसका लगातार विकास करना। अब हम देखते हैं कि आखिरकार उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक क्यों है, और उपचारात्मक शिक्षण में भी उपचार की आवश्यकता क्यों है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अशुद्ध उच्चारण से क्या होता है कि भाषा का स्वरूप बिगड़ जाता है। जैसे कि मैं बोलूं कि राम आज बाजार जाएगा, जैसे ये मैंने बोल दिया, तो ये तो क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अगर किसी भाषा संबंधी दोष है तो वो क्या बोलेगा कि राम जाएगा आज बाजार। बात तो समझ में आ रही है, लेकिन ये क्या हो गया, ये अशुद्ध हो गया, ये गलत हो गया। तो इस तरीके से क्या हो गया, उसका जो भाषा का स्वरूप होता है वो बिगड़ जाता है। अब आपको पता होगा, कर्ता आ रहा है, कर्म आ रहा है, क्रिया आ रहा है, तो इस तरीके से जो भाषा का है स्वरूप बना हुआ होता है, लेकिन ये क्या है, पूरा स्वरूप बिगड़ गया। बिना शुद्ध उच्चारण ज्ञान के भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान नहीं हो पाता। अभी मैंने ये बात बताई थी, उच्चारण ध्वनियों के आधार पर किया जा सकता है, ना ही उसका सम्यक ज्ञान ही हो पाता है। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान बहुत अच्छी लिखी है कि आप उच्चारण जो कर रहे हैं ना, वो तो सीख जाते हैं आप। जैसे कि देखिए, मम्मा, जो छोटा बालक होता है वो मम्मा पापा क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये सब बोलना सीख जाता है, लेकिन वो लिखना नहीं जानता। तो इसका मतलब हम जो उच्चारण कर रहे हैं बार बार, उससे बालक को याद तो हो जाएगा, लेकिन बालक को वो जो बोल रहा है वो सही है अथवा नहीं है, इसका पता कैसे लगेगा, कि वो हम उपचारात्मक शिक्षण के साथ में ही उसका पता लगेगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब आती है कि बाल्यावस्था में ही बच्चों का उच्चारण शुद्ध या अशुद्ध रूप धारण करने लगता है। बिल्कुल सही बात है कि जो बालक बाल्यावस्था में होता है, बाल्यावस्था में कौन सी जो प्रवेश करता है, अब बाल्यावस्था में 6 वर्ष है तो पहली बार वो विद्यालय आता है। अब विद्यालय से पूर्व जितनी भी अवस्था है, जैसे कि 6 वर्ष से पहले जितनी भी अवस्था है, ठीक है, 3 से 6 वर्ष का जो आयु होता है वो विद्यालय पूर्व अवस्था होता है, आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये क्या होता है, अब इसमें बालक बहुत जो उच्चारण संबंधी है, जो लेखन संबंधी है, वो गलत गलत चीजें सीख लेता है और उसका भंडारण कर लेता है दिमाग में। अब उसको
सही करने का कार्य क्या होता है, विद्यालय में आने के बाद करता है। तो बाल्यावस्था से ही जो भाषा होती है उसका रूप तो बिगड़ जाता है। इस कारण बालकों में उच्चारण को विशेष बल देना चाहिए, ये बोल नहीं बल देना चाहिए, ठीक है, बल देना चाहिए। बचपन से ही अशुद्ध उच्चारण से बचना चाहिए, यानी कि बालक को जो है बचपन से ही जब वो विद्यालय आ जाता है डे फर्स्ट से ही उसको क्या करना चाहिए, भाषा को शुद्ध करने पर बल देना चाहिए। अशुद्ध उच्चारण पठन एवं लेखन, पठन है यहाँ पे, पठन एवं लेखन कौशल को भी प्रभावित करता है। अगर आपका शुद्ध उच्चारण नहीं है तो बालक क्या पढ़ रहा है और क्या लिख रहा है इसका कौशल भी बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। बालक को लगता है कि नहीं यार, आप अपने अपने करते हैं सब, लेकिन जो उच्चारण करते हैं वो आपने आपने करते हैं, तो ये क्या है, गलत उच्चारण है। तो ये लिखेगा तब भी गलत लिखेगा। तो अब क्या होता है, अपने में या फिर अपने, है ना। अब कहां पर, जैसे कि हे का उदाहरण लेते हैं, तो हे ये कहां लगाना है और हे ये कहां लगाना है, ये भी बालक को ज्ञान होना चाहिए। तो ये क्या होता है, ये उससे दोष मुक्त बनाए रखने के लिए उपचारित शिक्षण आवश्यक है, यानी कि बालक को पहले से ही दोष मुक्त बनाना चाहिए। उसके लिए जो उपचार है वो करना चाहिए। अहिंदी भाषी क्षेत्र, जहां पर हिंदी मुख्यतया प्रमुख भाषा नहीं होती है, प्रथम भाषा नहीं होती है, वहां के जहां पर प्रांतीय भाषाओं का बोलचाल अधिक होता है वहां पर उसका प्रभाव भी बढ़ता है। वहां के बालकों को हिंदी के उच्चारण में इन प्रांतीय भाषाओं के प्रभाव से बचना चाहिए। जैसे कि मैं बोलूं कि किसी किसी स्थान पर च को छ बोला जाता है ना, तो ये क्या है, प्रांतीय भाषाओं का उदाहरण है। तो ये एक सु सु बार बार बोला जाता है, जैसे कि बागड़ के क्षेत्र में बोला जाता है। तो इस तरीके से अब आप दक्षिण भारत का उदाहरण ले लें, दक्षिण भारत के लोग जब इधर आते हैं तो उनकी मुख्य जो भाषा है वो इंग्लिश है, लेकिन उत्तर भारत की तरफ आते हैं तो उनको क्या है, ये समस्या होती है। जैसे मैं अभी दक्षिण भारत गया था तो वहां पे बहुत सारे लोगों को देखा तो उनकी भाषा अलग ही भाषा लगती है हिंदी भाषा की तरफ, है ना। तो अब इसमें क्या है कि बचपन से ही जो है हिंदी में उसको प्रांतीय भाषाओं का जो है प्रभाव दिखाई देता है, उसको सही करने का कार्य करना है। तो ये कार्य कौन करता है, उपचारात्मक शिक्षण करता है। हिंदी भाषा में उच्चारण संबंधी अनेक दोष एवं कठिनाइयां हैं, जैसे कि आप और हम जो बोल रहे हैं उसमें भी हो सकता है कुछ न कुछ जो घटना जो गलतियां हैं वो हो सकती है, लेकिन हमें क्या करना है, सावधानी पूर्वक इनका निराकरण करना चाहिए। इसके लिए छात्रों को उच्चारण दोष से मुक्त करना चाहिए कि आप जो उच्चारण कर रहे हैं संभव नहीं है कि वो ही सही हो। जो उच्चारण कर रहे हैं हो सकता है कि उसके अलावा भी कोई सही हो, यानी कि आपके उच्चारण में और लेखन में दोनों में फर्क हो सकता है। इसके लिए शुरुआती दौर से ही आपको क्या करना चाहिए, इन दोनों दोषों से सही करना चाहिए और उससे बालक का ध्यान रखना चाहिए कि लेखन कौशल उसका कैसा है, उच्चारण कौशल उसका कैसा है और दोनों में फर्क क्या है। तो ये था आज का सेशन। प्रमुख प्रश्न यहाँ से बनते हैं, मैं बता दूं कि जैसे कि आवश्यकताएं क्या है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, उद्देश्य क्या है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। उच्चारण की विधियां तो चलो ठीक है, आप डायरेक्ट ही बता देंगे, व्यक्तिगत और सामूहिक। उसके बाद में क्षेत्र भी आपको पता चल जाएगा। ये एक मुख्यतः प्रश्न पूछा जाता है कि निदानात्मक और ये भी विधियां कम ही पूछी जाती है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा निदानात्मक और उपचारात्मक में फर्क क्या होता है, ये मुख्यतः पूछा जाता है, ठीक है। और प्रश्न ऐसे ही आते हैं जैसे मैंने आपको शुरुआती दौर में कराया था। ये प्रश्न एक आ चुका है जो मैंने, जैसे गणित में एक विद्यार्थी छात्र है, तो ये प्रश्न पिछली परीक्षा में, किसी रीठी परीक्षा में एक बार आया था, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये था आज का सेशन। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए लेसन में, और अब क्लासेस आप बेफिक्र रहिए, नवंबर में मेरा प्रॉमिस है, फटाफट मैं इस कोर्स को करवा दूंगा, शिक्षण विधियों को करवा दूंगा। एक हिंदी में मुहावरा भी है कि अकेला व्यक्ति भार नहीं जोक सकता, यानी कि एक मैं अकेला ही क्या ही पढ़ाऊं, और हमारा स्टाफ भी अभी नहीं है, उनकी भी छुट्टी चल रही है और मुझे सारे दूसरे भी कार्य करने रहते हैं, ठीक है। यात्राएं भी लगातार रहती है दूसरे कोचिंग सेंटर में, लेकिन हम उसको सबको एक तरफ रखते हुए इन जो क्लासेस हैं जो हमने बीड़ा उठाया उसको जल्द पूरा करेंगे। नवंबर माह में इसको मैं पूरा करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश क्या हो जाएगा, निश्चित रहे। शिक्षण विद्यार्थी कोई बड़ी नहीं है, क्योंकि मेरा जो देखिए पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, मैं घास नहीं काट सकता। दूसरी बात है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैं पढ़ाऊंगा तो अगर क्लासेस छोटी रहेगी या बड़ी रहे, दोनों में, लेकिन पढ़ाऊंगा पूरा, है ना। एक भी शिक्षण विधि में एक भी चीजें नहीं मैं छोड़ूंगा। इसके बाद में प्रोजेक्ट विधि आने वाली है जो अगली क्लास होगी। तो अब मैंने क्या किया है कि एक एक विधि को अलग अलग क्लासों में बांटा है। पहले मैंने सोचा था एक क्लास में बांट दूं, लेकिन नहीं, प्रोजेक्ट विधि को, प्रायोजन विधि को हम एक अलग से क्लास पढ़ेंगे, फिर अलग अलग विधियां जो आएगी उसको हम अलग अलग तरीके से पढ़ते रहेंगे। तो ये था आज का सेशन, कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, इससे मेरा भी थोड़ा फीडबैक बढ़ जाता है।
कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ लोग बाग देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, नहीं एक्टिव है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो इसके साथ में मैं दूसरी जो क्लासें हैं वो भी जल्द आ जाएगी। इसकी जो पीडीएफ है, मैं पिछली बार वाली और इस बार वाली सारी मैं पीडीएफ एक साथ ही इस पर डाल दूंगा टेलीग्राम पे संभवतः आज ही। और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि कोई भी नया जो वीडियो आए वो आपको जल्दी मिल जाए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैंने इस पे भी नहीं साझा की, परीक्षा मैंने आपको पहले ही कहा था निश्चित समय पर होगी, और जिसका उदाहरण आपने देख ही लिया। मैंने एक वीडियो में अपने कहा भी था, अभी दूसरा तीसरा कोई वीडियो होगा शायद, उसमें मैंने आपको कहा भी था कि संभवतः जनवरी में हो जाए, और जनवरी में नहीं हो तो फरवरी में हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, 5-10 दिन ऊपर हो जाएंगे, लेकिन होगी जरूर। ये बात तो मैंने पहले ही आपको कही थी और वही हुआ। कह भी दिया उन्होंने माध्यमिक से। अब देखिए अखबार में न्यूज आती रहेगी कि इतना 50% ये दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें हैं, सब सरकार सेट कर लेती है। बस चुनाव के परिणाम आने की देर है, और चुनाव परिणाम भी जल्दी ही 23 तारीख तक आ ही जाएगा, तो उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। आप अपनी तैयारी को निरंतर बरकरार रखिए, और परीक्षा निश्चित समय पर होगी, होगी ही। सरकार क्योंकि जानती है कि पिछली बार सरकार का क्या फेलियर था, वो गलतियां इस बार नहीं करेगी। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई क्लासेस में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खूब पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।